हेलो एवरीवन। तो फिर से हम लोग आ गए हैं वेक्टर्स का लेक्चर नंबर सेकंड लेकर के। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे दिख गया होगा कि जो आज टॉपिक कवर करने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर को हम लोग पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई हम लोगों को, या इस तरह की क्या बात है कि इससे पहले जो हम लोग एडिशन पढ़े हैं क्या वो हमारा बेकार होने वाला है, या सिर्फ यही एडिशन पूरा फिजिक्स में चलने वाला है। देखो जनरली अभी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्केलर क्वांटिटी, एक होते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए कोई नया तरीका का मैथमेटिक्स नहीं सीखने वाले हैं। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमको एक नया मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग कल बोल रहे थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। याद है हम बोल रहे थे कि वेक्टर अलजेब्रा को ये फॉलो करेगा। तो वो वेक्टर अलजेब्रा जो है वो आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर है इसमें बात? तो देखो आज जो हम लोग पढ़ेंगे बस ये पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर को हम लोग दो तरीका से पढ़ेंगे। दो तरीका से कहने का मतलब है कि एक तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ दिखाएंगे और सेकंड दिखाएंगे हम लोग फॉर्मूला तरीका। तो जनरली हम लोग फॉर्मूला तरीका पे ही ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो ग्राफिकल तरीका होता है वो बड़ा आसान होता है। बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों तरीका सीखेंगे, पहले ग्राफ तरीका सीखेंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला तरीका सीखेंगे जिसको हम एनालिटिकल मेथड भी कहेंगे। तो वही बात को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखो वेक्टर एडिशन को जनरली हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं। एक इधर है ग्राफिकल मेथड, जनरली यहाँ पे लिखा नहीं है। ये तीनों तरीका जो है यह है ग्राफिकल मेथड, यह है ग्राफिकल। कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये ग्राफ के जरिए हम लोग सीखेंगे। उसके बाद ये एनालिटिकल मेथड जो है जिसके अंदर हमको फॉर्मूला मिलने वाला है। तो मेन जो फॉर्मूला अभी आने वाला है बस इसके ही वजह से आएगा। और कुछ कुछ बातें हैं जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन इसको अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। जब एडिशन ऑफ वेक्टर को बढ़िया से सीख लेंगे ना, तो उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ सॉरी पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो एक तो पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया ग्राफिकल मेथड में। दूसरा देखेंगे तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। अब तीसरा है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी का तीसरा नाम जो होता है, मतलब दूसरा नाम होता है हेड एंड टेल मेथड। तो हम लोग इसको कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल आज इसको हम नहीं पढ़ने वाले, या इसको नहीं पढ़ने वाले फिलहाल आज। तो उसके बाद हम लोग इसको भी कर लेंगे, उसको भी कर लेंगे। तो चल आगे बढ़े। एक्साइटेड हो तुम लोग? हम तो बहुत ज्यादा हैं। चलो देखो इधर। तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सबसे पहला हम लोग लिए यही ग्राफिकल मेथड का फर्स्ट पार्ट यही था। तो कह रहा है कि इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन ऑर्डर। कह रहा है कि अगर कोई वेक्टर है, सॉरी ट्रायंगल है, तो उसमें तीन साइड होते हैं। तीन साइड में कह रहा है कि दो साइड जो होना चाहिए वो वेक्टर होनी चाहिए और रेगुलर ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में सीखे हैं, जो वेक्टर होता है उसको हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात याद है ना, होना भी चाहिए। तो कह रहा है कि दो साइड जो होना चाहिए ट्रायंगल ऑफ, मतलब ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन ऑर्डर में, देन रिजल्टेंट वेक्टर विल बी थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये बात क्या कह दिया, तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ट्रायंगल लेकर के, ट्रायंगल को लेके आते हैं, कहते बाबू ट्रायंगल आ जा। और जब ट्रायंगल आ जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ये कहा क्या, आखिर इसमें हिम्मत क्या हुई कि ये कह के निकल रहा है। तो आप देख लो यहाँ पे जो कहा है कि दो साइड हम लोग लेते हैं किसका, ट्रायंगल का। तो देखो जनरली हम ट्रायंगल का मान लेते हैं कि ये साइड अपना हुआ ए, को वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर साइन ऐसे हम लोग लगा देते हैं। ये वेक्टर ए हो गया। उसी तरह से वेक्टर बी जो होगा, वो वेक्टर बी को इस तरह से हम लोग अरेंज कर देंगे। और देखो कि ये दो साइड हो गया ट्रायंगल का, ट्रायंगल का ये दो साइड हो गया, एक साइड ये हुआ और एक साइड ये हुआ। तो वही कह रहा था दो वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन ऑर्डर। तो ऑर्डर में भी कहने का मतलब यही हुआ, जहां से एक खत्म हुआ वहीं से दूसरा स्टार्ट हुआ। क्लियर है? अगर इसका एरो अगर हम इधर रिवर्स कर देते तो ये ऑर्डर में नहीं होता। मतलब देखो जैसे कि अगर ऑर्डर में कोई चीज अरेंज करते हैं ना, जैसे कि तुम बैटरी को ही ऑर्डर में अरेंज करते हो, तो उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव कनेक्ट करते हो, फिर उसका अगला वाला नेगेटिव को, अगला वाला पॉजिटिव को नेगेटिव कनेक्ट करते हो। तो ऐसे हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो यही तो हमारा, जिससे मान लो ये प्लस है, इसका माइनस है, तो इसका प्लस पे इसका माइनस रखेंगे, फिर उसी तरह से उसका प्लस पे अगले वाले का माइनस रखेंगे। तो ये रेगुलर ऑर्डर में होगा। लेकिन अभी हम लोग दो ही वेक्टर को रेगुलर ऑर्डर में बात किए हैं। तो ये बात हो गया। तो अब कह रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा क्या होगा, थर्ड साइड तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, लेकिन कैसे, ऑपोजिट ऑर्डर में। मतलब ये ऑर्डर जो होनी चाहिए इसका अपोजिट होनी चाहिए।
तो इसका अपोजिट ऑर्डर हम लोग इस तरह से कर देते हैं। ये वेक्टर हम मान लिए कि जो सी है, और जो इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, इसका टेल यहाँ पे और हेड यहाँ पे। तो इस तरह से हमको दिख गया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करेंगे, वेक्टर सी हमको मिल गया। क्या है, वेक्टर सी मिल गया। जनरली हम लोग इस ए प्लस बी को रिजल्टेंट भी कहते हैं। तो अभी हमको पता चल गया कि जो जनरली दो वेक्टर को जोड़े, दो वेक्टर जोड़े ए प्लस बी को जोड़े, तो हमको क्या मिला, सी मिला। क्लियर है। तो ये एक तरीका है वेक्टर को जोड़ने का। अब यहाँ पे हम इस तरह से एक नया वेक्टर एग्जाम्पल देते हैं, तुमको एक एग्जाम्पल देते हैं, और इस एग्जाम्पल को देख करके तुमको खुद ही बताना है कि कौन किसका रिजल्टेंट है। तो चलो फिर से हम यहाँ पे एक वेक्टर लिए, चलो इसको ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ा सा हम एरो दे करके दिखाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम एरो इसी तरह से लेते हैं। ये मान लिया हमारा एक वेक्टर ये हुआ, चलो ये वेक्टर हुआ। और दूसरा ले लेते हैं कि हमारा वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर ये हुआ। और तीसरा वेक्टर ले लेते हैं, ये हो गया। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये हमारा पी वेक्टर है। क्या है, ये पी वेक्टर है, और ये वेक्टर जो है क्यू है, और ये वेक्टर जो है आर है। तो अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो अभी हम लोग सीखे हैं, कह रहे हैं कि दो साइड को ढूंढना है जो ऑर्डर में हो। किस में हो, ऑर्डर में हो। तो थर्ड साइड जो होगा उसका रिजल्टेंट होगा, लेकिन वो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। तो चलो ढूंढना स्टार्ट करते हैं। अगर इस पॉइंट से हम ढूंढना स्टार्ट करें, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से ढूंढना स्टार्ट किए, तो देखिए एक वेक्टर यहाँ से गया, और उसके बाद देखें कि यहाँ पे जैसे पी का हेड आया है, अगला वेक्टर क्यू का टेल नहीं है वहां पे, तो इस रास्ते से जाना हमारा बेकार है। उसके बाद देखते हैं कि इधर से भी तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो इसका हेड है। तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट से स्टार्ट किए और देखते हैं कि ये क्यू के साथ आए, तो यहाँ पे हेड मिला। अब हेड के बाद रेगुलर में तब हम मानते हैं कि जब अगले वेक्टर का टेल होता, तो इसका मतलब ये रास्ता भी हमारा खराब हो गया। तो अब चलते हैं, तो अब देखते हैं इस तरफ से आए, तो ये आर वेक्टर का यहाँ पे है हेड। क्लियर है, ये आर वेक्टर का हमको मिला हेड। अब यहाँ पे देखने के अगला वेक्टर का टेल यहीं पे है, इसका मतलब है कि अभी वेक्टर आर प्लस वेक्टर क्यू जो पी है, वेक्टर आर प्लस वेक्टर पी जो अपना है, वो है रेगुलर ऑर्डर में। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो आर और पी है रेगुलर ऑर्डर में है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है क्यू है वो अपोजिट ऑर्डर में है। तो यहाँ से अपने को मिल गया, तो यहाँ से पता चल गया कि जो अपने को मिलने वाला है रिजल्टेंट, वो वेक्टर आर प्लस वेक्टर पी जो है वो क्यू के बराबर है। क्या है, वेक्टर आर और वेक्टर पी को जोड़े तो वेक्टर क्यू मिला। अब मान करके चलो कि हम तुमको यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, नेक्स्ट पेज लेने से बेटर है कि यहीं पे हम तुमको कर देते हैं। चलो यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो एग्जांपल नंबर 1 हो गया, और ये एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। यहीं पे एग्जाम्पल एक नया ले लिए, एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो तुम यहाँ पे ध्यान से देखना कि जैसे कि हम यहाँ पे एक ले लेते हैं ट्रायंगल, एक ले लिए। तो जैसे कि हम मान लिए कि ये वेक्टर अपना ए स्मॉल ए ये हुआ, स्मॉल बी ये हुआ, और जो स्मॉल सी है, क्लियर है, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, तीन वेक्टर को हम लोग ले लिए हैं। और तुमसे पूछ रहा है ए प्लस बी, सॉरी प्लस सी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है। और ऐसा करते हैं ना, हम इसको नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। देखो, क्वेश्चन बनाना मेन मकसद नहीं है, मेन मकसद है तुमको सिखा देना। समझ रहे हो बात। तो इसी चीज को हम नेक्स्ट पेज पे ले करके हम तुमसे पूछते हैं, और तुम बताओगे भी, लोग बताने को हो जाओ तैयार। तो हम लेते हैं नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम वही, अब इसका कलर चेंज कर देते हैं, अब व्हाइट पे लेते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन अपना ये है, तो ये रहा अपना क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बता दिए थे कि जो अपना ए था, ये था वेक्टर ए, और वेक्टर बी ये है, वो इस तरह से था।
और वेक्टर सी जो अपना है वो इस तरह से, क्या है, वेक्टर सी इस तरह। तो यहाँ पे दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है एग्जाम, मतलब सॉरी, कहने का मतलब है कि क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन तुमको दिया हुआ है। इसके अंदर तुम्हें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में तुमको दिया हुआ है 2A, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है 2B, और ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ है 2C, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 0। क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखेंगे ध्यान से कि क्या होने वाला है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जनरली हमको या तो ए बी सी तीनों को हटा करके सिर्फ एक ही रखना है, तीन में से किसी एक को ही रखना है। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगाने के बाद कंक्लूजन पे जाते हैं कि देखो वेक्टर ए यहाँ से स्टार्ट अगर हम कर लें, यहाँ से स्टार्ट कर लें, अगर तुम्हारी मर्जी होगी इस तरफ चलो, तो अगर यहाँ पे चले तो यहाँ पे हेड तो मिला, लेकिन जैसे सी का हेड खत्म हो वहां पे बी का टेल स्टार्ट नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो ये रेगुलर ऑर्डर में उस तरफ से नहीं है। तो रेगुलर ऑर्डर किस तरफ से होगा? जैसे कि वेक्टर ए इस तरफ है, क्लियर है, वेक्टर ए इस तरफ है, यहाँ पे इसका हेड है और नेक्स्ट वेक्टर का टेल है, नेक्स्ट वेक्टर का टेल है। तो जैसे हम यहाँ पे देखें कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी जो होगा वो अगले वेक्टर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? अगले वेक्टर के बराबर होगा। तो ये a प्लस बी जो है अपना वो सी वेक्टर के बराबर है, क्योंकि अभी हम लोग कुछ देर पहले ही बताए थे कि अगर ट्रायंगल में 3 साइड है और 3 साइड को वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 वेक्टर जो रेगुलर ऑर्डर में है वो थर्ड वेक्टर के बराबर होगा। तो वही बात कर रहे थे कि यहाँ पे ए और बी जो रेगुलर ऑर्डर में है वो ऑपोजिट ऑर्डर में वेक्टर कौन सा है? सी है, तो उसके बराबर होगा। और अपने को दिया क्या था? ये दिया हुआ था कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या होगा? ये नहीं था क्वेश्चन मार्क? तो फटाफट अब मेरे पास इसका सोल्यूशन आ गया कि वेक्टर जहाँ पे ए बी है ऊपर से क्या लिखेंगे? वेक्टर सी, अब प्लस में वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर 2C। तो मिल गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है तुम्हारा। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। तो हो गया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का। अब इस तरह से तुम बहुत सारा क्वेश्चन को भी देख सकते हो, जितना तुम चाहो क्वेश्चन को ले आओ अपना करो। बस याद रहे कि ट्रायंगल में वो 2 साइड जो रेगुलर ऑर्डर में होगा और थर्ड साइड के इक्वल होगा, मतलब थर्ड साइड के इक्वल होगा लेकिन अपोजिट ऑर्डर में। तो यहाँ पे एक नया क्वेश्चन लेके तुमको दिखाते हैं कि जैसे कि मान लो कि एक क्वेश्चन ही ले लिए हम यहाँ पे, एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन अगर ले लेते हैं तो इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो और यहीं पे हम एक ट्रायंगल ही फिर से लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे। और जैसे कि मान लो कि ये वेक्टर अपना ए है और ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर सी हो गया। तो अब ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी क्या होने वाला है? ए प्लस बी प्लस सी क्या होने वाला है? ये है क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए कि सारा वेक्टर जो अपना रेगुलर ऑर्डर में ही है, क्या ये रेगुलर ऑर्डर में है? जब रेगुलर ऑर्डर में रहेगा तो इसके बराबर हम लोग क्या करने वाले हैं? तो अब इसको थोड़ा सा सोचते हैं। इसको हम लोग करेंगे क्या कि जनरली 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड वेक्टर के बराबर होगा, लेकिन वो वेक्टर होना चाहिए अपना अपोजिट ऑर्डर में। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब, कहने का सेंस तो यही ना हुआ कि जो एक वेक्टर जैसे कि ए बी है तो ये अपना होना चाहिए एक वेक्टर ऐसा, क्या है, ये वेक्टर होने चाहिए इस तरह से। तो अगर यहाँ पे a प्लस बी जो होगा, ये व्हाइट कलर जो लिखे हैं, इस वेक्टर को क्या कह सकते हैं? देखो जाहिर सी बात है कि कल हम लोग नेगेटिव ऑफ वेक्टर पढ़े थे। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर जो हम लोग पढ़े थे, तो जैसे इस वेक्टर को अगर हम c बोल लें तो इसके अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर को माइनस सी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? माइनस सी वेक्टर बोल सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे a प्लस बी के बदले हम क्या लिख सकते हैं? माइनस सी वेक्टर, अब प्लस में सी वेक्टर इक्वल टू 0 आ गया, नल वेक्टर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको तीनों सेट रेगुलर ऑर्डर में दिया रहेगा, का जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि तीन ट्रायंगल के लिए ही है,
वो क्वाड्रिलेटरल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो जाए, चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी फिगर होगा, लेकिन उसमें जो होने चाहिए रेगुलर ऑर्डर में अगर रहेगा तो उसका जीरो हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हम लोग ऊपर में अच्छा खासा बात कर लिए। तो अगर तुम चाहो तो इसके ऊपर क्वेश्चन अच्छा खासा कर भी सकते हो, हम कराएंगे भी। चलो अब हम लोग चलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर। तो अब इसमें क्या होने वाला है, जिस तरह से अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखे उसी तरह से हम लोगों को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देखना है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखे तो ट्रायंगल का सहारा लिए, अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देख रहे हैं तो हम लोग पैरेललोग्राम का मदद लेंगे या सहारा लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे जनरली हमको दो वेक्टर को ऐड करके उसका रिजल्टेंट दिखाना है। क्या दिखाना है? रिजल्टेंट दिखाना है। तो हम यहाँ पे लेते हैं कि दो वेक्टर को लेते, क्या लेते हैं? दो वेक्टर को लेते हैं और ये दो वेक्टर को कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं। ये एक वेक्टर अपना हो गया। उसके बाद दूसरा वेक्टर हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से। देखो याद रहे कि जब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे ना, तो दो वेक्टर को हम लोग ज्वाइन करेंगे टेल टू टेल। तो ये दोनों क्या है? टेल टू टेल ज्वाइन किया है। तो ये अपना वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। तो पहले करना क्या है कि इस वेक्टर दो वेक्टर के मदद से हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए इसके पैरेलल एक साइड हम यहाँ पे लेते हैं और ये वेक्टर भी हम लोग ए ही मानेंगे। उसी तरह से यहाँ पे अपना एक आ जाएगा। तो ये हो गया अपना कंप्लीट पैरेललोग्राम। तो ये कंप्लीट पैरेललोग्राम हो गया है। तो ये भी देखो कि इसका टेल ये हो जाएगा, सॉरी उसका हेड ये हो जाएगा। तो ये वेक्टर ए को शिफ्ट कर दिए हैं। उसी तरह वेक्टर बी जो है उसको हम लोग यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बन गया है पैरेललोग्राम। देखो वेक्टर बी है तो वही वेक्टर बी को शिफ्ट कर करके यहाँ पे ले आए, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि वेक्टर ये इजाजत देता है कि वो पैरेलली शिफ्ट कर सकता है किसी स्पेस में बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए। तो अब ध्यान से देखो, तो अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा कॉमन टेल टू कॉमन हेड। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब तुमको लग रहा होगा कि सर ये रिजल्टेंट रिजल्टेंट क्यों कर, इससे पहले तो रिजल्टेंट नहीं बोले। देखो दो वेक्टर को जोड़ करके जो रिजल्ट आएगा ना उसको हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट कहते हैं। जैसे कि अभी लिख रहे थे कि a प्लस बी इक्वल टू सी था, तो a और b का जो रिजल्ट आया था उसी को हम लोग c बोलेंगे और c को ही रिजल्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे दिखा दिए कि जो ये a r आ गया a प्लस बी के बराबर है। तो अब ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो आ गया, तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते। तो सबसे पहले किए क्या? मेक अ पैरेललोग्राम by using vector by using vector a and b as side। तो दोनों की मदद से हम लोग जो है सो एक पैरेललोग्राम बना लिए जिसमें ए और बी को हम लोग साइड की तरह ट्रीट किए। क्या किए? साइड की तरह ट्रीट किए। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है वो आया है कॉमन, सॉरी डायगोनल फ्रॉम कॉमन टेल टू कॉमन हेड। देखो दोनों वेक्टर ए और बी का जो कॉमन टेल है यहाँ पे है और जो कॉमन हेड है वहां पे है। समझ गया बात? तो यहाँ पे लिख सकते हैं देन रिजल्टेंट वेक्टर विल बी डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम which is from common tail to common head, which is from common
टेल टू कॉमन हेड। हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को इसका भी रिजल्टेंट मिल गया है। आप कहोगे सर इस पे एग्जाम्पल करा के दिखाओ, तो कोई दिक्कत नहीं, हम करा के दिखा देते हैं। इस पे एग्जाम्पल करा करके तुमको दिखा देते, ताकि तुम भी संतुष्ट हो जाओ और हमको भी ये कन्फ्यूजन नहीं रहे कि तुम्हें समझ में नहीं आया। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, चलो एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए कि दो वेक्टर अपने पास है। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर, इसका रिजल्टेंट कैसे होगा? तो रिजल्टेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बना देना है बिना कुछ सोचे समझे। तो डॉट लाइन से बनाते ताकि तुमको देखने में अच्छा लगे। ये अपना अगर थोड़ा लाइन इधर उधर हुआ है तो माफ करना। तो अब दिमाग तो ज़्यादा लगाना नहीं है, क्योंकि हमको तो पता है कि इसका कॉमन टेल यहाँ पर है। कहाँ पे है? यहाँ पे कॉमन टेल है। अगर वेक्टर मान लिए हम इसको p, इसको वेक्टर मान लेते हैं p, और इसको वेक्टर मान लेते हैं q। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो r होगा p प्लस क्यू, कहाँ से कहाँ तक होगा? वो होगा कॉमन टेल टू कॉमन हेड। इसको तो यहाँ ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, इसको यहाँ भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचा है, तो यहाँ से स्टार्ट करो और लेकर के यहाँ तक खत्म करो। क्या करो? वहाँ पे खत्म करो। तो यहाँ से आगे आपने को रिजल्टेंट, सॉरी ये कौन सा कलर ले, चलो पिंक कलर लेते हैं। क्या आ गया? रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि किसके बराबर है? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के बराबर है। तो इस तरह से हम देख लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कैसे हम लोग वेक्टर को ऐड करते हैं। क्लियर है? तो ये तो ग्राफिकल मेथड था। देखो अभी जो हम लोग एनालिटिकल मेथड पढ़ने वाले हैं, बस इसका ही मदद से, जो अभी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग रिजल्टेंट निकाले हैं, अभी तो सिर्फ बता दिए कि ये आर हो गया, ए प्लस बी हो गया, इसका क्या लेंथ है, क्या डायरेक्शन है, कुछ तो नहीं बताए। तो अभी जो एनालिटिकल मेथड हम लोग पढ़ेंगे उसमें बस यही चीज सीखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, सारी बातों को हम लोग कंक्लूड करेंगे। क्लियर है? चलो आगे इसको बढ़ते हैं, एक बार देख लो इसको, अगर लिखना है तो पहुंच करके लिख भी सकते हो। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है एनालिटिकल मेथड। इस मेथड के अंदर हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करने वाले। तो याद रहे तुमको कि इसमें कुछ कुछ टर्म तुमको दिया रहेगा। सबसे पहले हम करते हैं क्या कि दो वेक्टर को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे, तो उस दो वेक्टर को पहले बना लेते हैं। ये टेढ़ा क्यों हो रहा है जी? अब सही है? ये वेक्टर एक, देखो ये वेक्टर हुआ ए, और ये वेक्टर हुआ बी, और इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है तुमको थीटा। क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे तुमको दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है ना, गिवन है। तो पहले जो गिवन डेटा है उसको हम लिख देते हैं। जो तुमको गिवन डेटा है, तो दिया हुआ है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तुमको दिया हुआ है ए। क्लियर है? और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी। और साथ साथ तुमको दिया हुआ है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू थीटा। ये दिया हुआ है थीटा। इतना डेटा तुमको दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि ए प्लस बी जो होगा रिजल्टेंट के बराबर। अभी देखो इसको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे कि इसको किस तरह से बनाते हैं। तो पैरेललोग्राम बना लिए यहाँ पे, ये हो गया पैरेललोग्राम। साइड थोड़ा सा दिखता है। अगर ध्यान से देखें तो ये इसके पैरेलल हमको थोड़ा सा लग रहा है इस तरह से। रहने दे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। चलो, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर तो कुछ ये होगा, कॉमन टेल से लेकर के कॉमन हेड तक। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ेंगे आर वेक्टर। जो आर वेक्टर होने वाला है वो होगा
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर। क्लियर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है। देखो अगर कोई वेक्टर होता है तो उसके पास दो चीज तो होती ही है, एक तो मैग्नीट्यूड कितना है और दूसरा डायरेक्शन क्या है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि आर वेक्टर जो हम लोग लिखे हैं, ये जो आर वेक्टर लिखे हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है और इसका डायरेक्शन क्या। तो डायरेक्शन के लिए हम करते हैं क्या कि इस यहां से एक एंगल ले लेते हैं अल्फा, क्या है ए के साथ ले लिए हैं अल्फा। तो यहाँ पे दूसरा बात जो हमको बताना है कि ये अल्फा कितना है और ये अल्फा क्या है। तो अल्फा जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर के बीच और जो ए वेक्टर है उसके बीच का एंगल है। देखो अगर हमको ए का डायरेक्शन पता है, जैसे मान के चलो कह दिया कि ए जो है सो एक्स एक्सिस के साथ है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आया है वो ए से 30 डिग्री इंक्लाइंड है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन तुमको दिख रहा है किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो इससे पता चल गया डायरेक्शन, ए तुम्हारा एक्स एक्सिस के साथ है और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया हुआ रहेगा। फटाक से इसको कर सकते हो। तो आप इसके लिए हम लोग छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं और फटाफट इसको सॉल्व करके खत्म करते हैं, मतलब खत्म नहीं करते, इसको कंप्लीट करते हैं। चलो ध्यान से देखना है कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसको हम करते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बढ़ा दी लाइन और ये भी बिल्कुल सही है। देखो तो अब तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर ये तुम्हारा थीटा था तो ये एंगल भी थीटा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नामांकन कर लें, इसको मान देते हैं ओ, इसको मान लेते हैं पी, सॉरी इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्यू और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं एम। क्या दे दिए, एम दे दिए। तो अब जनरली देखो कि यहाँ ये लेंथ और ये लेंथ कितना होगा। तो अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा बात करते हैं ना, इसको मान लेते हैं कि ये अपना y है और ये मान लेते हैं कि ये पी क्यू जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक x है और ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक y है। तो तुम ये ट्रायंगल देखो पी, देखो एम पी क्यू में, तो इससे हम लोग y और x भी निकाल सकते हैं। लेकिन देखो ध्यान से अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो जो लेंथ b का ये b है तो ये लेंथ b तो b ही होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिए तो तुमको इस तरह का दिख रहा है वो क्या हो जाएगा b। तो अब तुमको ये b दिया हुआ है y और x के टर्म में निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल, ये दिखेगा, चलो दिखता है, इन ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू एम में, पी क्यू एम। जो ट्रायंगल तुम्हारा पी क्यू एम है उसके अंदर लेते हैं एक बार कॉस थीटा। क्या लेते हैं एक बार, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जब लेंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है तुम्हारा है पी क्यू, हाइपोटेनस जो तुम्हारा है पी एम है। तो जो बेस है वो तो दिया हुआ है एक्स और जो हाइपोटेनस है वो दिया हुआ है बी। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि एक्स का वैल्यू आ गया है बी कॉस थीटा। क्या आ गया, बी कॉस थीटा आ गया। तो ये एक्स का वैल्यू तुमको बी कॉस थीटा आ गया। अब सिमिलरली जैसे हम एक्स निकाले हैं वैसे वाई निकाल सकते हैं। तो चलो वाई के लिए हम लोग लेते हैं साइन थीटा, वाई के लिए साइन थीटा इस्तेमाल करेंगे। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर जो तुम्हारा है वो वाई है और हाइपोटेनस जो है वो बी है। तो परपेंडिकुलर वाई डिवाइड बाय बी। तो यहाँ से तुमको साफ साफ दिख रहा है कि वाई का वैल्यू जो अपने को मिल गया है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा को उठा करके के अंदर, चलो रहने दो। अरे बाबा इतना ड्रामा तुम काहे को करता है जी। हो गया, तो क्लियर है। तो अब अपने को निकालना है आर। तो देखो आर को निकालने के लिए सबसे पहले हम उठाते हैं कौन सा ट्रायंगल, ध्यान दो ओ एम क्यू। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ओ एम क्यू। तो बना लेते हैं, ये तुम्हारा हो गया ओ
यहाँ पे था, एम यहाँ पे था, और क्यू जो है इस जगह। अबे बाग क्यों जाता? हाँ, परफेक्ट हो गया। तो ये अपना है ओ, और ये जो है वो है एम, और ये जो है क्यू है, और ये एंगल तुम्हारा कितना था? अल्फा का वैल्यू है आर। इसका वैल्यू टोटल देखो, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो यहां से लेकर के यहां तक का मैग्नीट्यूड तो तुम्हारा कितना है? ए है। आगे एक्स था, तो एक्स का वैल्यू कितना लिखे हैं? पी कोस थीटा। तो टोटल लेंथ जो हो गया यहाँ पे, वो हो गया है ए प्लस में बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा ये हो गया। और ये वाला जो है, जो वाई है, उसको हम लोग अभी तुरंत निकाले हैं ना जी, बी साइन थीटा। तो अब तुमको इसको देख करके क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि चलो पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखते हैं, कुछ तो आएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो बेस है उसका स्क्वायर करो, जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर करो, और इक्वेट कर दो रिजल्टेंट का स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग यहाँ पे निकालने के लिए? ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको नहीं कर सकते, रहने दो, कर ही नहीं सकते, जो है उसी में खुश रहो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो रिजल्टेंट ये आर होगा, मतलब ये रिजल्टेंट का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? ये टोटल बेस, बेस की जगह पे क्या है? ए प्लस में बी कॉस थीटा का स्क्वायर, अब प्लस में जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये है क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस में 2ab। चलो पहले बी स्क्वायर ही कर देते हैं। बी स्क्वायर, और बी खाली नहीं है, कोस स्क्वायर के साथ भी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस थीटा, अब प्लस में 2ab कॉस थीटा, प्लस में इसका इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो देखो, अब यहाँ पे तो जगह कम पड़ गया है, तो उसके लिए हमको मजबूरी है कि नेक्स्ट पेज पे चले, तो चले। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसी टर्म को उठा के लाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग जो आए, तो यहाँ पे अपने को दिखा कि जो आर का स्क्वायर है वो किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2ab कॉस थीटा, और प्लस में ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से तुमको पीछे दिख लिया था, देखो वही चीज तो लिखे हैं। देखो देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कोस थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलो, तो ध्यान से देखना है। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या करो? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको देखो और इसको देखो, ध्यान से तो देखो। क्या दिख रहा है तुमको? कि वहां पे बी स्क्वायर कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है। तो लेते हैं यहाँ से, स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा कलर आ जाएगा? ये अपने को ये चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा, ए स्क्वायर को रहने दो, जो बी स्क्वायर है उसको कॉमन ले लो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब ये टर्म जो है उसको लिख देते हैं। तो लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये ए बी कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा हो गया। तो अब ध्यान से देखो, आर स्क्वायर इक्वल टू आया है, हालांकि यहाँ पे भी आर स्क्वायर ही था। कुछ करना है क्या? करना है भी इस पे प्रैक्टिस वीडियो बना रहे थे तक, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, अब प्लस में, देखो इसको बी स्क्वायर कैसे लिखे, इसको ध्यान से देख, इसको ध्यान से देखना है। अब इसको तुम ध्यान से देखो, तो ये 10th क्लास का तो फॉर्मूला है ना जी, बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है
ये होता है 1, तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही रह जाएगा। अब बचा क्या, 2ab cos थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो अपने को मिल गया है रिजल्टेंट का वैल्यू, वो आ गया है, इसको रिजल्टेंट का आर को हटाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। तो इसको पहले लिख देते ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी कॉस थीटा। तो अब तुमको ये मिल गया है रिजल्टेंट। एक चीज तो फाइंड कर लिए कि दो वेक्टर को अगर जोड़ करके जो हमको आता है आर का वैल्यू कितना होगा, तो आर का वैल्यू जो आ गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। ये थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा तो कोई घबराने की बात नहीं है, सीधा कर दे। चलो कर देते सीधा, तो सीधा ही कर देते। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ से रूट लगा दो, अब ये सीधा हो गया। तो चलो मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए, मैग्नीट्यूड निकाल लिए हैं, तो अब करना क्या है, डायरेक्शन को हमको फाइंड करना है। तो हम लोगों को डायरेक्शन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग किए क्या थे, डायरेक्शन के लिए हमको अल्फा निकालना है। तो अब देखो डायरेक्शन यहाँ से अल्फा निकालना है, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो यहीं से लिख लेते हैं हम लोग। तो टेन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना था, ध्यान से देखो पीछे, फिर से देखो, हमको तो याद है लेकिन तुमको नहीं होनी चाहिए गड़बड़ी। तो ये परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा, बेस है ए प्लस बी कॉस थीटा। ये जो आ गया बी साइन थीटा डिवाइड बाय बेस जो है वो है ए प्लस में बी कॉस थीटा। तो इस तरह से अपने को दोनों चीज मिल चुका, क्या, मैग्नीट्यूड भी मिल गया और डायरेक्शन में मिल गया। तो इसका मतलब है कि हम तो वो काम कर लिए जो अपने को करना था, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए, डायरेक्शन भी निकाल लिए। मैग्नीट्यूड मिला, डायरेक्शन मिला, तो कंप्लीट वेक्टर का इंफॉर्मेशन तो मिल ही गया। तो चलो अब इस पे एग्जांपल लेके देखते हैं। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं और क्वेश्चन तुमको देते हैं कि दो वेक्टर है। चलो कौन सा ले कलर, चलो पिंक कलर देते हैं। इस पे एग्जांपल तुमको देते हैं कि दो वेक्टर है, जैसे कि तुम्हें दे देते हैं कि ये एक वेक्टर है, टेढ़ा मत हो भाई, बिल्कुल सही है। कलर अगर पिंक चूज किए तो पिंक ही रहने दे इसको भी। दूसरा वेक्टर जो है तुम्हारा ये है पी, इसको भी पिंक ही रहने दे। ये जो है तुम्हारे इसके बीच का एंगल तुमको दिया हुआ है, मान लेते हैं 60, क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ। तो घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि जो ये वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे देते हैं 4 यूनिट। कितना दे दिए, 4 यूनिट। और ये वेक्टर तुम्हारा है बी और इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 6 यूनिट। क्या ले लेते हैं, 6 यूनिट। क्लियर है। तो अब हमको निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर तो ऐसे आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे आएगा। आप पैरेललोग्राम बनाए ना बनाए उससे कोई मतलब नहीं है, रिजल्टेंट तो आना इसी डायरेक्शन में है। ये रिजल्टेंट होगा, ये इसका डायरेक्शन जो होगा ये अल्फा होगा। क्लियर है। तो हम फटाफट इस फॉर्मूला से इस्तेमाल कर करके इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, बता देंगे। तो इसमें तो कुछ बात रहा ही नहीं, सीधा ABCD वाली बात है। तो चलो, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है अपने पास, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। और सब कुछ अपने को दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है और थीटा भी दिया हुआ है। तो फटाफट इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो जो ए है कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16। जो बी है वो कितना है, 16 मतलब 6 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 36। अब प्लस में 2 इंटू ए मतलब 4 इंटू 6 इंटू कॉस 60। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हम तुमसे चाहेंगे कि तुम बताओ।
तो क्या कहोगे कि cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो चलो यहाँ ध्यान से देखते हैं। अभी रहने दो इसको, ये 16 हो गया, ये 36 हुआ, अब प्लस में ये, अभी रहने दो, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 1/2। तो अब जो अपने को आया है, ये सब काट छाट करके ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये अंडर रूट। तो देखो ध्यान से, ये हो गया 16 प्लस में 36 प्लस में 24, ये 24 हुआ। तो अब देखो यहाँ से 4 प्लस 6 10 हुआ, प्लस 6 तो ये हो गया है 6, कैरी बचा 1 2 3 5 1 6 आई प्लस 1 तो ये हो गया 7। ये है रूट में, तो रिजल्टेंट वैल्यू जो आ गया है इसका मैग्नीट्यूड आ गया है √76। ये तो क्या आया, क्या आया है मैग्नीट्यूड। अब अपने को मैग्नीट्यूड से ही मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड ही नहीं चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन बताने के लिए लेना पड़ेगा अपने को टेन अल्फा। तो टेन अल्फा के लिए यहाँ पे तो जगह हमको नहीं दिख रहा है, और हम चाहते हैं कि इसका टेन अल्फा तुम इधर, सॉरी इधर देख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इसी क्वेश्चन का हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं इस जगह पे टेन अल्फा। तो टेन अल्फा जो है फॉर्मूला तो ऊपर लिखा ही है, जो फॉर्मूला लिखा है उसी पे पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है उसी पे रख दें, तो बी का वैल्यू कितना 6, ये हो गया 6 साइन 60, एंगल दिया हुआ था तो साइन 60 डिग्री ले लिए, और डिवाइड बाय ए, तो ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 6 कॉस 60। तो यहाँ से ध्यान देना है, ये हुआ 6 और 60 का वैल्यू कितना होता है साइन 60 का √3/2, तो ये लिख दिए, और डिवाइड बाय करना है, तो 4 प्लस में 6 इंटू 1/2। अब ध्यान से देखो, इसको कटम कटिंग करेंगे थोड़ा सा, तो ये आया है 3, और इसको कटिंग करो तो ये आया 3। तो ऊपर आ गया 3√3, या नीचे आया है 4 प्लस 3 7 आ गया है। तो यहाँ से तुमको टेन अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, टेन अल्फा का वैल्यू आ गया है 3√3 डिवाइड बाय 7। अच्छा है तो तुम अल्फा लिखना चाहो तो आराम से लिख सकते हो, टेन इनवर्स 3√3 डिवाइड बाय 7। अब तुम कहोगे सर ये इनवर्स क्या लिख दिए, तो देखो ये ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा फंक्शन होता है कि अगर जिस तरह से हम लोग इधर लिखते हैं ना कि y इंटू एक्स, जैसे कि हम लोग इधर देखो एग्जांपल देखते हैं, ये थोड़ा सा इसको कौन सा कर ले, y ले ले, जैसे कि हाँ, अगर तुम लिखते हो y(x) इक्वल टू अगर 4 लिखे हो, तो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो x इक्वल टू वाई का पावर -1 इंटू 4, तो वो 10 का फॉर्मेट होता है। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इस पर घबराने की बात ज़्यादा नहीं है, तुमको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि पहली बार अगर तुम देखे हो तो थोड़ा सा लग रहा कि सर इसको 10 इनवर्स क्यों कर देते। तो अगर ये 10 अल्फा का वैल्यू 1 आता तो हम बोल देते 45 है, अगर इसका वैल्यू 1/√3 आता तो बोल देते 30 डिग्री है, अगर इसका वैल्यू √3 आता सीधा तो बोलते 60 डिग्री है। लेकिन ये तो एक ऐसा वैल्यू है जिसको हम लोग नहीं जानते, इसको हम लोग नहीं जानते, तो इसको अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स √3 डिवाइड बाय 7 लिख दिए। लेकिन ये क्यूब नहीं है, ये उसका ऊपर का है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हमको यहाँ पे लग रहा है कि तुमको हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही 10 अल्फा के टर्म में ही छोड़ दो, 10 अल्फा के टर्म में ही छोड़ दो, क्या है 10 अल्फा के टर्म में छोड़ दी, तो यहाँ से अल्फा निकालने का वैल्यू जो निकलेगा उसको निकाल लेंगे, नहीं तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको देख लिए हैं। तो अब इनके ऊपर जो हम लोग कुछ स्पेशल केस को डिस्कस कर लेते हैं, क्या करते हैं स्पेशल केस कुछ होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, तो उस पर जो है सो न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग को बड़ी आसानी हो जाती है, क्या होती है, बड़ा आसानी से बन जाता है। तो चलो इसके ऊपर हम लोग कुछ स्पेशल केस को डिस्कस करते हैं। तो पहला केस तो ये है कि ए और बी जब पैरेलल रहेगा और थीटा इक्वल टू 0, मतलब अगर ए और बी वेक्टर दो पैरेलल वेक्टर है तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि हम देखो तो यहाँ पे दिखाते हैं,
कि मान लेते हैं कि वेक्टर अपना ए ये है, वेक्टर ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी ये है, वेक्टर बी, वेक्टर बी इस तरह से। तो अब यहाँ पे दोनों को देख करके लग क्या रहा है कि दोनों का बीच का जो एंगल है वो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। तो हमको ये दो वेक्टर दिया हुआ है, इन दोनों वेक्टर को हम लोगों को अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है। किस तरह से अरेंज क्या करना है? इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और फटाफट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था? अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा नहीं बल्कि कॉस 0 देंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यहाँ ध्यान से देखो तुम, ये देखा देखा सा लग रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये। तो इसको हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ऊपर में रूट है। तो स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट आ गया है सीधा क्या आ गया? ए प्लस बी आ गया है, ए प्लस बी आ गया है। इसका मतलब ये है कि अगर मान करके चलो, क्या है? अगर मान करके चले कि तुमको दिया रहता है कि दो वेक्टर है, दो वेक्टर है ए और बी है, जिसका मैग्नीट्यूड तुमको दिया रहता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट, और वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट, 6 यूनिट। तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट के लिए जो उस पिछले बार कितना माथापैची किए थे हम लोग, ये करो वो करो फलना चीज करो। तो अगर हमको पता है कि इन दोनों के बीच का एंगल, अगर ये पता रहे कि दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री, कितना है? 0 डिग्री है। तो जो रिजल्टेंट लिखेंगे वो बिना कुछ सोचे समझे, आज तक जो जिंदगी में तुम बिना कुछ सोचे समझे किए हो ना, वही बड़ी चीज आसानी चीज होती है। तो जो बिना कुछ सोचे समझे कर लो वो बड़ा अच्छा चीज होता है। तो यहाँ पे हम लोग कर लिए, मतलब जिंदगी में कुछ डिसीजन नहीं, मतलब जो चीज़ हम लोग जैसे करते जैसे सुबह उठ करके सीधा बिना कुछ सोचे समझे नाश्ता कर लेते हैं, बिना कुछ सोचे समझे किसी झगड़ा कर लेते हो, ये बात नहीं है। मतलब जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, माथापैची नहीं हो, तो वो काम अच्छा होता है। अगर एक बार जो तुम्हारे मन में आ रहा है उसको तुम कर लिया, वही अच्छा होता है। तो देखो इसका 10 यूनिट आ गया सीधा। अब डायरेक्शन देखेंगे कि डायरेक्शन का क्या चक्कर है इसमें, डायरेक्शन का क्या चक्कर, किसके तरफ होगा, ये किसके तरफ होनी चाहिए। तो चलो इसके लिए हम लोग लेते हैं, टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या था? बी साइन थीटा, तो बी साइन 0 डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस 0। तो अब देखो ऊपर क्या तुमको आने वाला है, ऊपर तो आ गया है 0 और नीचे कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे ए प्लस बी, इसका मतलब ये आ गया है 0। तो 10 अल्फा 0 दिया है, तो इसका मतलब है कि अल्फा का वैल्यू भी अपने को 0 डिग्री है। इसका मतलब ये पता चल गया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है और जो वेक्टर ए है वो दोनों एक ही साथ हैं। अगर हम तुमको पैरेललोग्राम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर तुमको सब बताने की कोशिश करें तो अभी उसको ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, रहने दो। अभी पहले हम लोग जब पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन पर लेंगे ना तब उसको हम जिक्र करेंगे। तो अब यहाँ पे अपने को पता चल गया कि रिजल्टेंट वेक्टर जो आने वाला है, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो भी आएगा इसी तरफ, कोई दिक्कत नहीं, इसी को हम वेक्टर बना देंगे। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, वो क्या है? यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर जो आर है वो पैरेलल टू ए है। जब पैरेलल टू ए है तो इसका मतलब रिजल्टेंट पैरेलल टू बी भी हो गया, क्योंकि देखो आर जो सॉरी ए जो है बी के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, और जाहिर सी बात है कि अगर ए बी के पैरेलल है तो आर भी बी के पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग केस नंबर 1 हो गया। देखो जनरली अगर दो वेक्टर को जोड़ करके सीधा उसका मैग्नीट्यूड दे दिया गया है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये
केस नंबर 1 है। अगर मान के चलो कि 2 वेक्टर रहता कि 3 और 4 है, उसका रिजल्टेंट तुमको देता कि सीधा 3 + 4 7 होता है, तो इस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो सीधे कहते हैं 0 डिग्री एंगल है। कितना है? 0 डिग्री है। तो अब चलो इस पे हम लोग थोड़ा सा ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसको क्वेश्चन के लिए करेंगे ध्यान। लेकिन ध्यान से रखना कि ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये जो होता है ना मैक्सिमम वैल्यू होता है, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकता को 2 वेक्टर का, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। 2 वेक्टर को जोड़ने के बाद जो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा वो a + b आएगा। क्लियर है? उस तरह से नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। अब कह रहा केस 2 में जब a और b कैसा रहेगा, एंटी पैरेलल रहेगा। कहने का मतलब है कि 2 वेक्टर रहेगा, लेकिन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन जो रहेगा वो उल्टा रहेगा। एक वेक्टर ऐसा रहेगा a, ये वेक्टर हो गया a, और दूसरा वेक्टर b जो होगा वो कुछ इस तरह से। ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। तो ये दोनों वेक्टर को जोड़ने के बाद हमको क्या आने वाला है उसको देखना है। तो हम लोगों के पास फॉर्मूला जो लाए हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। दिमाग भले ना इस्तेमाल करें, फॉर्मूला तो जरूर इस्तेमाल करेंगे। चलो, रिकॉर्ड सही सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। तो रिजल्टेंट अपने पास क्या है, रिजल्टेंट है √a² प्लस में b² और प्लस में 2ab। अब देखो एंटी पैरेलल मतलब थीटा का वैल्यू 180, यहाँ पे cos 180 डिग्री हो जाए। तो ये जो रिजल्टेंट आ गया है √a² प्लस में b²। अब देखो cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो उस माइनस को ला करके 1 को यहाँ आगे चिपका दिए, तो ये हो गया है 2ab। क्या हो गया? 2ab। अब यहाँ से ध्यान से देखना है, ध्यान से देखेंगे तो ये देखो a + b का a² + b² माइनस में 2ab जो है, तो ये तुमको कुछ याद दिला रहा होगा बचपन का चीजें। अगर तुमको याद होगा कुछ ना कुछ, तो इसको हम लोग लिखते हैं √a - b का होल स्क्वायर। अब देखो कि जनरली यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर है, तो अब करना क्या है? करना तो ये है कि जैसे स्क्वायर रूट को हटाएंगे कट जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड, हम तो जानते हैं कि अंदर जो भी टर्म होगा वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव टर्म का ही स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर वो नेगेटिव टर्म हो गया तो उसका स्क्वायर रूट जो हम लोग नहीं निकाल सकते, वो इमेजिनरी टर्म आ जाएगा। उसके लिए तो मैथ में पढ़ोगे कम्प्लेक्स नंबर, तो वो कम्प्लेक्स नंबर हम यहाँ पढ़ाने वाले नहीं है, तो इसलिए हम लोग इमेजिनरी बातों की जिक्र नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ वही बात करेंगे जो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई है। तो बस वही बात कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव टर्म होता है तब उसका रूट लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि r का मॉड देते a - में b। अब देखो यहाँ पे कि a - b दे दिए। अब यहाँ से रिजल्टेंट का 2 वैल्यू पॉसिबल है, रिजल्टेंट का 2 वैल्यू पॉसिबल है। एक तो a - b, ये कब होगा? जब a का मैग्नीट्यूड b से ग्रेटर हो। और दूसरा लिखेंगे हम लोग b - a, ये कब लिखेंगे? जब b का मैग्नीट्यूड a से ग्रेटर हो। तो अब ध्यान से देखना है कि अब हम लोगों को पता करना है कि इनके बीच का एंगल कितना होगा, रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। r के साथ इसका क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाएगा? तो हम लोग जहां से देखते हैं कि जैसे कि tan अल्फा लिखते हैं, तो tan अल्फा क्या आएगा? b sin 180 डिवाइड बाय a माइन प्लस में b cos 180। tan अल्फा जो आ गया है वो आ गया, ध्यान से देखो पर, तो आ गया 0 टर्म टोटल। देखो sin 180 का वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग 0। अब इसको देखो तो ये आ गया है a - में b। तो अब ध्यान से देखना है कि अल्फा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सिर्फ 0 नहीं लेंगे, यहाँ पे 2 वैल्यू लेंगे, अल्फा का वैल्यू 2 लेंगे। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू एक बार लेंगे 0, कब? जब a का मैग्नीट्यूड ग्रेटर हो b से, क्या हो? b से। एक बार लेंगे अल्फा का वैल्यू 180 डिग्री, जिसमें b का मैग्नीट्यूड ग्रेटर हो a से। तो अगर नीचे नेगेटिव टर्म आ जाएगा तो इसका मतलब हम समझेंगे अल्फा वैल्यू 0 डिग्री ना होकर के वो 180 डिग्री था। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो तुम अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 0 डिग्री। और इस सिचुएशन में जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर वेक्टर ए बड़ा रहा तो वेक्टर ए के साथ हो लेगा, क्या है? वेक्टर ए के साथ हो लेगा। अगर वेक्टर बी बड़ा रहा, वेक्टर बी बड़ा रहा, तो रिजल्टेंट वेक्टर और ए के बीच का एंगल कितना हो जाएगा?
180 होगा, इसका मतलब बी के साथ ही हो लिया। ये बात समझ में आ रही है? कहो कि सर तुम खुद ही बोलते हो, खुद ही समझते हो। तो चलो ध्यान दो, यहाँ पे हम तुमको ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो रिजल्टेंट वेक्टर जो हम लोग लिखते थे उसको कैसे लिखते थे, कि जैसे कि अपना वेक्टर ये ए है, उसका एंगल लिखते थे ये रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट, ये था रिजल्टेंट। इनके बीच का एंगल लिखते थे हम लोग, क्या लिखते थे, वो लिखते थे अल्फा। अगर अल्फा का वैल्यू जीरो हो गया, अल्फा का वैल्यू जीरो हो गया, तो रिजल्टेंट किसके साथ चले गया, ए के साथ चले गया। तो वही तो हम कहना चाह रहे हैं, अगर ए का वैल्यू जीरो होगा तो अल्फा वैल्यू जीरो, ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो अल्फा जीरो, इसका मतलब आर किसके तरफ है, ए के पैरेलल है। इसमें जो हो जाएगा रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो पैरेलल टू ए हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखो, अब तो तुम्हारा वेक्टर बी है, ये तो ए के उल्टा है, वेक्टर बी इस तरफ है, वेक्टर बी तो इस तरफ है। अरे बाबा ये क्या, चलो वेक्टर बी तो इस तरफ है। अब जो वेक्टर बी इस तरफ है, तो तुम्हारा जो ए के साथ 180 का एंगल बनाएगा रिजल्टेंट, का मतलब है कि वो कैसे, यहां से रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट इस तरफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट बी के तरफ हो गया। जो बी तुम्हारा ये व्हाइट कलर का था ना, वो बी के साथ हो लिया। तो इस सिचुएशन जो रिजल्टेंट वेक्टर अपना है वो किसके पैरेलल हो गया, बी के पैरेलल हो गया। मतलब जो बड़ा टर्म रहेगा उसके साथ ये हो लेगा। ये तो पुरानी कहावत है, जो ताकतवर होता है उन्हीं की तरफ लोग हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फायदा तो उधर ही होने वाला है। तो ठीक है, एक मिनट रुको, चलो क्लियर है। तो केस टू को भी हम लोग डिस्कस कर लिए। तो अब हम लोग आते हैं केस थ्री पे, केस थ्री पे आते हैं। तो अब केस थ्री में कह रहा है कि जब ए, अरे ये क्या कह दिया, हाँ ये जो है ना थोड़ा सा मिसप्रिंट किया है ये लोग टाइपिंग में, और यहाँ पे क्या कर दिया, ब्लैक कलर, ये जो है ना परपेंडिकुलर था, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तभी तो ए और बी के बीच का एंगल जो हुआ 90 डिग्री हुआ। तो अब कह रहा है कि स्पेशल केस थ्री में जब ए और बी के परपेंडिकुलर रहेगा तब क्या होगा रिजल्टेंट। देखो रिजल्टेंट को हम लोग करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे फिगर हम लोग बना ही देते हैं, ये फिगर बड़ा अच्छा बनेगा। थोड़ा सा इंतजार का, अबे इतना टेढ़ा मत हो, अभी कभी गाना भी गुनगुना देते हैं, रिचा किस, हाँ चलो हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो अपना वेक्टर ए है वो कोई इस तरह है, वेक्टर बी जो है इस तरफ है। तो इसका रिजल्टेंट तो बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, इसको पैरेललोग्राम बनाने में तो अपने को जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। और ये भी बन के तैयार है, रहने दे, जो भाव खा रहा है उसको भाव खाने दे, अपने को तो करना है क्वेश्चन। तो ये हो गया रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट वेक्टर, और इनके बीच का एंगल जो बनेगा वो अल्फा, क्योंकि इसको दिखाना बड़ा आसान था, क्योंकि वो तो पैरेलल था एंटी पैरेलल था, तो इसको दिखाने में थोड़ा मजा नहीं आया। अगर तुम देखो कि अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो आर तो वैसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अपने पास है फॉर्मूला, फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा, थीटा मतलब 90 इस सिचुएशन में दिया हुआ है। तो जब 90 तो ये तो जीरो हो गई बा, आर इक्वल टू का हुआ बबुआ, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दो वेक्टर के बीच का, रुको 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 रुको, एक केस को डिस्कस करना हम भूल गए। देखो आर का वैल्यू जो ए माइनस बी होगा ये होगा मिनिमम, क्या होगा, मिनिमम, ये होगा मिनिमम। तो दो वेक्टर जैसे कि मान के चलो कि 8 था और 4 था, उन दोनों को ऐड करने के बाद 4 आ गया, तुम कहोगे सर ये कैसे हुआ,
ये तो जादू वेक्टर का हम कहते हैं ना कि आज तक जो तुम पढ़ रहे हो 2+2 4 वेक्टर में ऐसा नहीं होता। 2+2 4 भी होता है और 2+2 0 भी होता है। अभी कुछ देर बाद बताएंगे हम तुमको। तो पहले इस केस को डिस्कस कर, इस केस को डिस्कस कर लिए तो रिजल्टेंट तो अपने को आ गया a² + b²। क्लियर है। अब देखो 10 अल्फा अगर निकालना है तो 10 अल्फा यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आज अगर तुमको दिमाग में चल रहा है कि सर फॉर्मूला फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा ही बात हम मानते हैं, फॉर्मूला फॉर्मूला से ही 10 अल्फा। तो तुम कहोगे सर b sin θ, तो b sin 90, a प्लस में b cos 90, cos 90 होता है 0, ऊपर होता है 1, तो ये हुआ e/a। और यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो इस बार ध्यान से देखो, ये पहली बार नहीं दूसरी बार लिख रहे हैं, 10 इनवर्स b/a। इस तरह से हम लोग अल्फा भी निकाल। अब तुम ध्यान से देखना कि अगर मान करके चलो कि दो वेक्टर लिए थे, क्या लिए थे हम लोग, लिए थे ना जी, लिए थे कितना, 6 और 4 और 6 लिए थे। तो इसका जब ए और बी के साथ किए तो कितना हो गया अपने पास, 10 हो गया। अगर इसी में करेंगे तो ये देखो, ए का वैल्यू अगर हम रख दे कितना 4 और बी का वैल्यू रख दे 6, तो यहाँ पे इधर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसके साथ लगेगा, तो कितना हो जाएगा इसका रिजल्टेंट 2 आ जाएगा। तो इस केस में तो अपने को मिलेगा 2। क्लियर है। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि अगर तुमको पीडीएफ नोट भी कभी चाहिए ना तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तुमको वहां से मिल जाएगी। तो यहाँ पे 2 आया। तो जब केस अगर यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग, यहीं पे एग्जाम्पल ये था कि जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना 4 था और बी का मैग्नीट्यूड 6 था, तो जब थीटा इक्वल टू 0 है, केस 1 में थीटा इक्वल टू 0 है, तो रिजल्टेंट का वैल्यू सीधा जोड़ के आया था 4 प्लस ए प्लस बी आया था, ए प्लस बी आया था। तो लिख देते हैं रिजल्टेंट आया था ए प्लस बी इक्वल टू 10। और जब केस 2 में थीटा का वैल्यू कितना था 180 था, तो रिजल्टेंट का वैल्यू हम लोग लिखेंगे b माइनस में a, इसलिए कि b बड़ा है a छोटा है, तो यहाँ से आ गया 2। अब केस 3 में देखो, थीटा का वैल्यू जब 90 है, क्या है 90 है, तो रिजल्टेंट का वैल्यू जो आ रहा है अपने को अंडर रूट क्या a² मतलब 16, b² मतलब 36, और इसको तुम ऐड करो तो लगभग आ जाएगा ये 6 6 12, बचा कितना 2, सॉरी 1 1 1 1, और ये 3 1 4, 3 1 4 हुआ, और एक अपने तरफ से नहीं बल्कि कैरी बचा था 5, तो लगभग ये 7 पॉइंट समथिंग करके आ रहा है, ये 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आया, मैक्सिमम जब 0 पे था, मिनिमम क्या आया 2, उसके बाद बाकी जो भी वैल्यू आया है वो बीच में आ गया है। तो यहाँ से हम लोग रेंज ऑफ वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, रेंज ऑफ वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। तो जो रेंज ऑफ वेक्टर होगा, सॉरी जो रिजल्ट, इसको हम लोग कह देते हैं रेंज ऑफ वेक्टर, रेंज ऑफ वेक्टर। तो रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक, शुरू में कहाँ था लास्ट में कहाँ था, मतलब उसका औकात नीचे कितना गिर सकता है और ज्यादा कितना जा सकता है, तो इसी बात को हम लोग बोलते हैं रेंज। जो रेंज का वैल्यू है वो मैक्सिमम कितना गया था a प्लस बी तक, और जो मिनिमम जाएगा वो जाएगा a माइनस बी के मोड तक का, मोड लगा दो, मोड लगा दिए ना तो फिर ये टेंशन ही खत्म हो जाएगी, कौन प्लस लेना कौन माइनस लेना। ऐसा जिंदगी में बहुत सारा लोचा है, एक और लोचा पालने की कोई क्या जरूरत। तो ये हो गया रेंज। तो अब मान के चलो कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन हम दे देते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट हो सकता है। जैसे कि हम दे रही है कि दो वेक्टर अपने पास है, दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है
6 और वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड देते हैं 4। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो क्या पॉसिबल होगा? तो हमको निकालना है पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर। पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड। तो 4 ऑप्शन दे देते हैं। क्या देते हैं? 4 ऑप्शन दे। सबसे पहले ए में दे देते हैं। ए में दे देते हैं 14। बी में दे देते हैं 11। सी में दे देते हैं 1 और डी में दे देते हैं क्या? डी में दे देते हैं 8। तो देखो आर का वैल्यू जो होने वाला है, सबसे पहले तो अपने को सोल्यूशन करना है। क्या करना है? सोल्यूशन। चलो ये कर सोल्यूशन करना है। जो आर का वैल्यू होगा वो कितना से छोटा हो सकता है? तो दोनों को जोड़ो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 10। और किससे बड़ा हो सकता है? दोनों को घटाओ, तो घटाने के बाद 6। तो इसका मतलब रिजल्टेंट आर का वैल्यू 2 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकता है। 2 और 10 से, ये 10 से बड़ा है, ये भी 10 से बड़ा है, ये 2 से छोटा है, ये वाला टर्म 2 से छोटा है। तो इसका मतलब इकलौता ऑप्शन जो अपने को बचा है वो बचा है डी। क्या बचा है? डी बचा है। क्लियर है? तो अब हम लोग एक लास्ट केस है उसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। तो स्पेशल केस है कि जब वेक्टर ए और बी दिया रहेगा जिसका मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं, एक छोटा सा फॉर्मूला डेरिवेशन होता है और इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो कि वेक्टर ए अपना ये हो और वेक्टर बी ये हो और इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा, और रिजल्टेंट हमको पता है कैसे होगा, इसके बीच की तरफ से हो, ये होगा, ये होगा। देखिए वेक्टर ये हुआ अपना ए और ये वेक्टर हुआ बी और ये हुआ आर। तो चलो आर का हम लोग फटाफट काम कर लेते हैं। कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना है, तो इसको लगाओ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन ध्यान से देने वाली बात यहाँ पे है कि जो ए का मैग्नीट्यूड है वो भी स्मॉल ए के बराबर है, जो बी का मैग्नीट्यूड है वो भी स्मॉल ए के बराबर है, और जो 2 इंटू ए बी है तो ए का मैग्नीट्यूड भी ए, बी का मैग्नीट्यूड भी ए, तो यहाँ से आ गया 2a स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखो ए तो कॉमन है तो इसको, ए स्क्वायर कॉमन था तो इसको बाहर निकाल लिए, तो 1 + 1 2, अब प्लस में 2 कॉस थीटा। कुछ घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान टर्म है यहाँ पे। तो अब ध्यान से देखना है कि जो ए आ गया है इसमें 2 कॉमन ले लो, तो इसको हम लोग 1 प्लस में कॉस थीटा बोल सकते हैं। और ये 1 प्लस कॉस थीटा को देखते ही तुम्हारे दिमाग में बस एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, इसका वैल्यू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसी तरफ लिख दिए, ये तो बाहर था ही, 2 इंटू ये इसके जगह पे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो अब देख सबका पेयर लग गया, तो यहाँ से रिजल्टेंट जो अपने को मिल गया है ये सब भी रिजल्टेंट ही था जी, रिजल्टेंट ही था। ये रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट कितना आ गया है? 2a कॉस थीटा बाय 2। तो ये मिल गया कब? जब दो वेक्टर के बीच का एंगल अपने को दिया रहेगा और दोनों का मैग्नीट्यूड बरोबर रहेगा। ये तो इस तरह से हो गया, ये तो पता चल गया अपने को रिजल्टेंट कितना हो गया 2a cos थीटा बाय 2। अगर मान के चलो कि तुमको दिया रहता है कि दो वेक्टर है जिसका a का मैग्नीट्यूड भी, a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड बराबर है, कितना मान लेते हैं इसको, 10 यूनिट मान लेते हैं, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा दे देते हैं 60 डिग्री, क्या दे देते हैं 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? सीधा हम लोग कुछ नहीं करेंगे, दिमाग लगाएंगे, 2a और कोस 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30। ये हो गया 2 इंटू 10 इंटू रूट 3 बाय 2, तो 2 ने 2 को निपटा दिया, ये आ गया 10√3। तुम लोग कहोगे कि सर बहुत फास्ट भाग रहे हो, अरे फास्ट भागने की बात नहीं, कैलकुलेशन जब आता है तो ऐसे ही स्पीड बढ़ जाती है। अब बचा इसका एंगल क्या आएगा, तो एंगल के लिए अपने पास फॉर्मूला है, टेन अल्फा जो होता है वो होता है
बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तुम लोग 2x के स्पीड में देखते हो तो और देख के दिखाओ। ये देखो ध्यान से, तो जो बी है वो भी तो ए है, जो साइन थीटा इसको हम लोग क्या लिखते हैं, अभी एक स्टेप रहने दें, इसको साइन थीटा ही लिख। और यहाँ पे देखो ए प्लस में ए कॉस थीटा, तो ए ऊपर नीचे खत्म कर, ए ऊपर खत्म किए तो बचा ऊपर क्या, ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे बचा क्या 1 प्लस कॉस थीटा। और हम जानते हैं कि साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, और डिवाइड बाय अभी तुरंत लिखें इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। चलो आप कटिंग खुटिंग करने जाओ, इसको खत्म कर, इसको खत्म कर, इसको खत्म कर, और एक स्क्वायर को खत्म कर। तो यहाँ से तुमको क्या मिल गया कि टेन अल्फा का वैल्यू मिल गया साइन थीटा बाय 2 और डिवाइड बाय क्या, साइन थीटा बाय 2 और डिवाइड बाय टेन कोस थीटा बाय 2, तो ये हो गया टेन थीटा बाय 2। और यहाँ से देख करके ही लग रहा है कि अल्फा का वैल्यू कितना है, थीटा बाय 2 के बराबर। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो थीटा बाय 2। कहने का मतलब है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर के एलोंग होगा। अगर मान के चलो कि दो वेक्टर का बीच का एंगल है 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो एडजेक्ट बीच में, दोनों वेक्टर के बीच में 120 है, तो ए के साथ भी 60 और बी के साथ भी 60। अगर मान के चलो कि तुमको दिया था 60 डिग्री था दोनों के बीच का शुरू में एंगल, तो रिजल्टेंट कितना पे आएगा, तो ए के साथ भी 30, बी के साथ भी 30। इस तरह से हम लोग देख लिए, ये सारा स्पेशल केस डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए तुम लोग पढ़ाई करते रहो। टेक केयर एंड बाय बाय।